अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से हैं और तमाम तर प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं और रिवाइज कर चुके हैं। लास्ट हमारी जो क्लास थी उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से 1971 की वॉर में पाकिस्तान की शिकस्त हुई, किस तरीके से बांग्लादेश आज़ाद मुल्क हो गया और याया खान के लिए बड़ी बदनामी का बायस बने ये हार का जो है सिलसिला जो था। तो अब होता ही है कि याया खान डिसाइड करते हैं कि वो रिजाइन करेंगे, वो रिटायर करेंगे और वो अपना पावर शिफ्ट करना चाहते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो को। जुल्फिकार अली भुट्टो बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एज द चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर। चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर वैसे तो अमूमन जो है वो आर्मी के ही लीडर बनते थे, लेकिन क्योंकि याया खान ने अपनी पोजीशन भुट्टो को दे दी तो पहली बार हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के अंदर पहला सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर पावर में आता है। क्यों भाई, जुल्फिकार अली भुट्टो को ही क्यों पावर दिया गया? क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो 1970 में इलेक्शंस हुए थे, अगर किसी ने 1970 के इलेक्शंस नहीं देखे तो प्रीवियस वीडियो में जाके याया खान की, जिसमें हमने पढ़ा कि बांग्लादेश किस तरीके से अलग हुआ, वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान कैसे अलग हुआ, उसके अंदर मैं आपको 1970 के इलेक्शंस के रिजल्ट बड़ी डिटेल में समझा चुका हूं। देखो, ईस्ट पाकिस्तान में तो वैसे अवामी लीग जीती थी इलेक्शंस, यानी कि शेख मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीता था, लेकिन अब ईस्ट पाकिस्तान तो पाकिस्तान का पार्ट ही नहीं रहा। तो अब सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान के इलेक्शंस को कंसीडर किया जाएगा। और वेस्ट पाकिस्तान में 138 में से 81 सीट जीता था जुल्फिकार अली भुट्टो, जिसका नारा था रोटी कपड़ा और मकान। अगर मैं इलेक्शंस जीत गया तो मैं अवाम को रोटी कपड़ा और मकान जैसी बेसिक नेसेसिटीज फराहम करूंगा। ये वादा था जुल्फिकार अली भुट्टो का। तो इस वादे के तहत भुट्टो ने पावर संभाला। भुट्टो की पॉलिसीज बड़ी अट्रैक्टिव थी लोगों के लिए, भुट्टो को वोट मिले सबसे ज्यादा वेस्ट पाकिस्तान में, और इस तरीके से भुट्टो की गवर्नमेंट आई। The defeat in the war of 1971 brought disgrace for Yahya Khan, so he went out of the government, and the elections of 1970 brought Bhutto in power। तो चलते हैं कि भुट्टो जब पावर में आया तो भुट्टो ने क्या क्या रिफॉर्म्स लेकर आया, क्या क्या चेंजेस किए। देखो, भुट्टो है सिविलियन चीफ मार्शल और एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि अभी आर्मी की लगाम भी भुट्टो के हाथ में है। तो भुट्टो तो चाहेगा कि आर्मी को कमजोर से कमजोर तर बनाए। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पास्ट में पढ़ा, पहले 1958 में आर्मी ने टेक ओवर कर लिया, यानी कि अयूब खान की सूरत में डिक्टेटरशिप का दौर स्टार्ट हुआ। और फिर याया खान ने भी आगे डिक्टेटरशिप को ही कंटिन्यू किया, यानी कि पॉलिटिशियंस को तो कुछ मिल ही नहीं रहा था। तो भुट्टो ने कहा मैं हर वो मुमकिन कोशिश करूंगा जिससे आर्मी की पोजीशन वीक हो जाए और कंट्रोल आ जाए मेरे हाथ में। तो बेटा, भुट्टो का एम क्या था? भुट्टो वांटेड टू इंक्रीज हिज ओन अथॉरिटी, हिज ओन पावर्स। Therefore, what actions did he take? He wanted to limit the role of army as much as possible, जिसके लिए in the first 4 months of his rule, Bhutto removed 29 officers from the position. This included Air Marshal Rahim Khan and Commander in Chief Gul Hassan Khan जैसी इंपॉर्टेंट पोजीशंस को भी भुट्टो ने घर बैठा दिया। भुट्टो ने कहा अब आर्मी में टाइम आ गया है अपनी मर्जी के लोग बिठाने की, जिसके लिए भुट्टो ने अपने पसंदीदा लीडर्स को आर्मी में पोजीशंस देना स्टार्ट की। फॉर एग्जांपल, जनरल तीका खान, ये वही जनरल तीका खान है जिन्होंने ऑपरेशन सर्च लाइट में कमांड किया था, और इसी की वजह से ईस्ट पाकिस्तान जो है अब बांग्लादेश बन चुका था। तो जनरल तीका खान क्योंकि भुट्टो के इंटरेस्ट में पहले से काम कर रहा था, तो इसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक नई पोजीशन बना के दे दी। जनरल तीका खान remained the chief of army staff between 1972 and 1976। तो ये 4 साल तक जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे वो जनरल तीका खान थे, क्योंकि भुट्टो के सपोर्टर थे। इनके बाद भी पोजीशन भुट्टो के सपोर्टर जिया उल हक के पास ही रही। इनिशियली भुट्टो का सपोर्टर था जिया उल हक, बाद में वो जो हुआ वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। फिर भुट्टो ने कहा अपने पावर को मजीद स्ट्रांग बनाने के लिए इसने एक फोर्स बनाई, एक प्राइवेट फोर्स बनाई जिसका नाम रखा फेडरल सिक्योरिटी फोर्स, शॉर्ट पे हम इसको कहते हैं एफएसएफ। एफएसएफ का मकसद क्या था? भुट्टो ने कहा ये जो आर्म डिस्टर्बेंसेस कंट्री के अंदर चल रही हैं, जो लोग हथियार उठाए हुए हैं, इनके खिलाफ मैं एक फोर्स बना रहा हूं जो कि पुलिस और आर्मी की मदद करेगा टू कंट्रोल दीज आर्म डिस्टर्बेंसेस। लेकिन दरअसल इसकी हकीकत कुछ और ही थी। फेडरल सिक्योरिटी फोर्स जस्ट भुट्टो के प्राइवेट बदमाश थे, लीगल बदमाश थे, कि जो भी भुट्टो के खिलाफ जाने की कोशिश करे वो अपने आप को एफएसएफ का निशाना बनते हुए देखता था। टाइम्स मैगजीन ने 22 अगस्त 1977 में क्या पब्लिश किया जब भुट्टो पावर से गए, ये उस टाइम की बात है। टाइम्स मैगजीन में लिखा गया, द फेडरल सिक्योरिटी फोर्स वाज फॉर्म्ड अराउंड 4 years ago to help
The government fight armed disturbances, but in course of time, it became to be recognized as the private army of Mr. Bhutto, the former prime minister, for the use against his political opponents. तो जो भी भुट्टो के पॉलिटिकल ओपोनेंट्स होते थे, जस्ट उनकी मार पिटाई, उनकी धुलाई के लिए फेडरल सिक्योरिटी फोर्स इस्तेमाल हो रही थी, जो कि भुट्टो के बकौल आर्म डिस्टर्बेंसेस को खत्म करके गवर्नमेंट को मदद करने के लिए बनी थी। लेकिन हमें पता है कि जस्ट भुट्टो की प्राइवेट आर्मी थी, जो कि सिर्फ भुट्टो के पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के अगेंस्ट ही एक्टिव नजर आती थी। बहरहाल, दिस वाज अनदर वे हाउ भुट्टो इंक्रीज हिज अथॉरिटी, इंक्रीज हिज पावर इन द कंट्री। लेकिन आज का जो मेरा मेन कंसर्न है, दैट इज अबाउट द रिफॉर्म्स ऑफ भुट्टो। जो मेरी आज की मेन क्लास है, वो उसका मेन जो टॉपिक है, दैट इज अबाउट द रिफॉर्म्स ऑफ भुट्टो। तो जरा चलते हैं कि रिफॉर्म्स ऑफ भुट्टो के बारे में सवाल किस तरीके से आते हैं। ये एक 14 मार्क का क्वेश्चन है जो मैंने आप लोग की स्क्रीन पे शेयर किया हुआ है, ये भी मैं समझाऊंगा। और ये सवाल और किन तरीकों से मुख्तलिफ वर्ड्स में आ सकता है, वो भी मैं आपको सारे वर्ड्स में सवाल सिखा रहा हूँ। पहले हम डिस्कस करते हैं ये सवाल जो हमारी स्क्रीन पे डिस्प्लेड है। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं ताकि आप लोग को बेहतर तौर पे नजर आए। हाउ सक्सेसफुल वर जुल्फिकार अली भुट्टो's domestic policies between 1971 and 1977? भाई 1971 और 1977 के दरमियान भुट्टो के जितनी भी डोमेस्टिक पॉलिसीज थी, जितने भी डोमेस्टिक रिफॉर्म्स थे, उनकी सक्सेस के ऊपर इवैल्यूएशन मांग रहे हैं। देखो भाई, हाउ सक्सेसफुल का मतलब क्या है? How successful means that you need to assess the success of Zulfikar Ali Bhutto's policies by identifying examples of domestic policies and explaining their success as well as non-success। यानी कि यहाँ पे सक्सेसेस तो बताने ही बताने हैं, लेकिन असेस का मतलब कि नॉन सक्सेस यानी कि इसके फेलियर्स का भी कंपैरिजन करना है। और यहाँ पे जो एग्जामिनर साहब ने लिख दिया, एक्सप्लेन योर आंसर, एक्सप्लेन, this means that the examiner will be expecting you to use your own knowledge to give detailed reason for the relative successes of the domestic policies। भाई सक्सेस, relative successes का मतलब यह है कि सक्सेस और नॉट सक्सेस यानी कि फेलियर्स, दोनों को जरा डिटेल में जाके रीजनिंग के साथ, अपनी ओन नॉलेज के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। ये सवाल और भी वर्ड्स में आ सकता है, जैसे कि मई जून 2022 के अंदर ये 14 मार्क का सवाल आया, जिसमें एग्जामिनर साहब ने लिखा, assess the effectiveness of domestic policies introduced by Zulfikar Ali Bhutto between 1971 and 1977। अगर हम इसकी लेवल मार्किंग चेक करें तो एग्जामिनर लेवल 4 के आंसर के अंदर क्या कहते हैं, यू मस्ट एक्सप्लेन 2 वेल डेवलप्ड सक्सेसेस एंड 2 वेल एक्सप्लेन नॉन सक्सेसेस। अगर इस लाइन को हम ऑब्जर्व करें तो इसका ये मतलब है कि हमें पहली बात तो एग्जामिनर ने जो हाईलाइट करके बताई वो ये कि बोथ सक्सेसेस एंड नॉन सक्सेसेस यानी कि फेलियर्स दोनों ही बताने हैं। और लेवल 4 के अंदर जो है एग्जामिनर कह रहा है कि एटलीस्ट 2 वेल डेवलप्ड एक्सप्लेनेशन होने चाहिए सक्सेसेस पे और 2 वेल डेवलप्ड एक्सप्लेनेशन होने चाहिए फेलियर्स पे। दिस विल बी सफिशिएंट फॉर लेवल 4 जो एग्जामिनर सब लिखते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा आगे जाके ही लिखना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि ज्यादा लिख लें, हम थोड़े से 3-3 सक्सेस 3-3 फेलियर्स लिख लें, कुछ इस तरीके से कि एक बैलेंस बन जाए और गलती की गुंजाइश हमारे पास बच जाए। देखो फिर लेवल 5 क्या है? लेवल 5 है कंक्लूजन। कंक्लूजन किस तरीके से लिखना होता है? देखें, जब आपसे पूछा जाए असेस द इफेक्टिवनेस या फिर हाउ सक्सेसफुल, यहां पर एक बड़े बच्चे गलती करते हैं, मेजर गलती, वो ये बता देते हैं कि यार ये वाला भुट्टो का रिफॉर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था या वो वाला फलाना रिफॉर्म सबसे ज्यादा सक्सेसफुल था। एग्जामिनर साहब ये पूछ ही नहीं रहे। एग्जामिनर साहब यहाँ पे पूछ रहे हैं हाउ फार दे वर सक्सेसफुल, ये टू व्हाट एक्सटेंट दे वर सक्सेसफुल। तो आपने इसी मैनर में इसको आंसर करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने बताना है दे वर सक्सेसफुल टू अ ग्रेट एक्सटेंट। इफ यू थिंक दैट दे वर वेरी सक्सेसफुल तो you'll कमेंट दैट दे वर सक्सेसफुल टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अगर आपके ख्याल में फेलियर ज्यादा थे तो आप लोग लिखेंगे दे वर सक्सेसफुल टू अ वेरी लिमिटेड एक्सटेंट। तो याद रखिए कंक्लूजन में आपने ये नहीं करना कि आई एग्री विद दिस या आई डिसएग्री विद दिस, वो फिर दूसरे सवाल के नेचर में होगा जहां पे पूछा जाएगा कि कौन सा रिफॉर्म, क्या ये रिफॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट था, डू यू एग्री या डिसएग्री, वो सवाल अलग होते हैं। वैसे सवाल है तो फिर आपने अग्री या डिसएग्री करना है। लेकिन अगर हाउ फार या फिर असेस द एक्सटेंट या टू व्हाट एक्सटेंट में सवाल आ रहा है तो फिर आपने हाउ फार या टू व्हाट एक्सटेंट के अकॉर्डिंग करना है, यानी कि ग्रेटर एक्सटेंट या लिमिटेड एक्सटेंट, इस बेसिस पे कंक्लूजन करना होता है।
बहरहाल चलते हैं। सबसे पहले तो हम लोग सारे पॉइंट्स को वन बाय वन रीड करते हैं, समझते हैं, और उसके बाद हम लोग जज करेंगे कि वैल्यूएशन कैसी लिखनी चाहिए। देखिए भाई, जो भुट्टो के पहले रिफॉर्म्स मैं आपको पढ़ाने चाह रहा हूं, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ऑफ भुट्टो। लेकिन उसके बारे में मैं थोड़ा सा रिवाइज करते चलूं ताकि हमारे पिछली कड़ियां जुड़ जाएं सारी, और कॉन्स्टिट्यूशंस की थोड़ी थोड़ी समझ आ जाए। पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना था सिकंदर मिर्जा के टाइम पे। दैट वाज द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन जब पाकिस्तान की तारीख का पहला मार्शल लॉ 1958 में लगा, तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन स्क्रैप हो गया था, खत्म हो गया था। तो फिर नया कॉन्स्टिट्यूशन बना अयूब खान की गवर्नमेंट के टाइम पे, 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जब याया खान पावर में आया और सेकंड मार्शल लॉ डिक्लेयर हुआ, तो फिर ये जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन था इसको भी स्क्रैप कर दिया। तो फिर पाकिस्तान को नए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत थी, और ये कॉन्स्टिट्यूशन बना भुट्टो के टाइम पे। 1973 के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन तय पाता है। तो अब हम चलने जा रहे हैं और पढ़ने वाले हैं भुट्टो के बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की हेडिंग में। हमें पता है कि भुट्टो ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो 1973 में बनाया था। तो जरा इसकी टर्म्स को जरा डिटेल में पढ़ते हैं। भाई, भुट्टो ने कहा कि सबसे पहले तो नेशनल असेंबली होगी और प्रोविंशियल असेंबली होगी। ये तो पहले भी होते थे। भुट्टो ने कहा इसके लिए आवाम वोटिंग करेगी, और वोट करेंगे एडल्ट्स। और एडल्ट्स कौन है? इसने कहा कि भाई 21 साल या इससे बड़े लोग वोट दे सकते हैं। हमें पता है कि आज के दौर में तो 18 साल का बच्चा भी वोट दे सकता है। लेकिन भुट्टो के टाइम का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इसमें इनिशियली ये कहा गया कि 21 साल के लोग वोट दे सकते हैं। वोट देंगे तो कहां पे मेंबर्स आएंगे? नेशनल असेंबली में आएंगे और प्रोविंशियल असेंबली में आएंगे। सर, ये बात तो पहले भी थी, ठीक है। अब प्रोविंशियल असेंबली की अगर डिटेल्स जान ले हम, देखो प्रोविंशियल असेंबली चारों सूबों की अलग अलग होगी, और 21 साल के बड़े लोग, 21 साल या इससे बड़े लोग वोटिंग देंगे। पंजाब के अंदर जो निशिस्तें होंगी, सीट्स होंगी, वो होंगी 240। सिंध के अंदर होंगी 100 सीट्स। एनडब्ल्यूएफपी जो आज के दौर में खैबर पख्तूनख्वा कहलाता है, इसकी सीट्स होंगी 80, और 40 सीटें होंगी बलूचिस्तान की। तो इस तरीके से चार डिफरेंट प्रोविंशियल असेंबलीज बनेंगी। मेजोरिटी के बेसिस पे सीट्स होंगी। अगर पंजाब में ज्यादा सीट्स हैं क्योंकि पंजाब के अंदर ज्यादा आबादी है, बलूचिस्तान की सीटें सबसे कम हैं क्योंकि बलूचिस्तान में आबादी सबसे कम है। तो पॉपुलेशन के बेस पे प्रोविंशियल असेंबली में सीट्स डिसाइड हुई। लेकिन यार यहां पर एक इख्तिलाफ आ जाता था। जो माइनॉरिटी प्रोविंसेस हैं उनको, वो कहते थे कि भाई क्योंकि हम सिर्फ माइनॉरिटी में है तो हमारा गवर्नमेंट में रोल भी बहुत कम है। तो भुट्टो ने इसके लिए एक नई चीज इंट्रोड्यूस की। भुट्टो ने कहा देखिए, एक हाउस थोड़ी है, दो दो हाउसेस हैं। एक हाउस तो नेशनल असेंबली है, हमें मालूम है, जिसके अंदर टोटल 200 मेंबर्स हैं जो कि इलेक्शन के जरिए आ रहे हैं। लेकिन सर एक और हाउस भी मैंने इजाद किया है, नया इन्वेंट किया है, दैट इज सेनेट। सेनेट की इंट्रोडक्शन ये भुट्टो के कॉन्स्टिट्यूशन से हुई। इसने कहा कि भाई जो चार प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, वहां से कुछ मेंबर्स होंगे जो कि सेनेट के मेंबर्स बन जाएंगे। और ये जो सेनेट है, चारों मेंबर्स चारों सूबों के मिला के बनेगी। और खास बात, इसके अंदर इक्वालिटी होगी। इसमें माइनॉरिटी प्रोविंसेस की प्रोटेक्शन होगी। चारों सूबों के सेनेट मेंबर्स को मिला के इक्वल रिप्रेजेंटेशन बना के एक सेनेट बनाई जाएगी। यानी कि अगर दो मेंबर्स आ रहे हैं पंजाब की प्रोविंशियल असेंबली से, तो दो ही मेंबर्स आएंगे सर बलूचिस्तान की प्रोविंशियल असेंबली से। यहां पर इक्वालिटी होगी। इस तरीके से माइनॉरिटी प्रोविंसेस को प्रोटेक्ट किया गया। और दूसरी बात, क्योंकि ये चारों सूबों की मिला के बनाई जा रही थी, सो इट अलाउड द स्पेशलिस्ट एंड एकेडमिक्स टू वर्क टुगेदर। तो इसने चारों सूबों को मिलकर काम करने की भी इजाजत दी, और माइनॉरिटी प्रोविंसेस की भी प्रोटेक्शन की। ये बड़ी खास बात थी भुट्टो के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की। इसके बाद होगी एक कैबिनेट। कैबिनेट देखो मैंने किस तरीके से बनाई, एक जोकर बना दिया। जोकर से मैं क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं? जोकर का काम होता है इंटरटेन करना। उसकी अपनी कोई अथॉरिटी नहीं होती जोकर की, उसका काम है दूसरे को एंटरटेन करना। तो कैबिनेट का भी काम होगा हेड ऑफ द स्टेट को एडवाइस देना। इसका काम सिर्फ एडवाइजरी है, दूसरे को एंटरटेन करना, दूसरे को एडवाइस देना है। इसकी अपने को पास कोई पावर नहीं होगी। कैबिनेट इज जस्ट एन एडवाइजरी कैबिनेट। और उसके ऊपर होगा प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर से ऊपर भी प्रेसिडेंट को रखा गया। लेकिन हम लोग को मालूम है कि दरअसल
प्राइम मिनिस्टर ही था जो कि हेड ऑफ द स्टेट होने वाला है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो मेजर पावर्स है वो इसके पास है। फॉर एग्जाम्पल, इमरजेंसी पावर्स इसके पास है। व्हाट इज इमरजेंसी पावर? दैट इन अ पीरियड ऑफ इमरजेंसी ही कैन डिसमिस द नेशनल असेंबली। he is the one, prime minister is the one who can issue presidential orders। भुट्टो ने तय कर लिया था कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो उन्होंने ज्यादातर पावर्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में दे दिए। कहा प्रेसिडेंट के जितने भी ऑर्डर्स हैं वो कौन इशू करेगा? प्राइम मिनिस्टर करेगा। चीफ जस्टिस को, जो कि जुडिशरी को देखेंगे, जुडिशरी के मामला, उनकी अपॉइंटमेंट भी किसके हाथ में है? प्राइम मिनिस्टर के हाथ में। और इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस क्या है? आप देखें, सिर्फ मामूली सी रिस्ट्रिक्शन, दैट ही मस्ट बी अ मेल, he must be a Muslim, and he must be a member from the members of the National Assembly। he must be one of the members of National Assembly। तो ये कोई खास लिमिटेशंस नहीं, तभी मैंने क्रॉस भी नहीं डाला। बस जस्ट न्यूट्रल सी टर्म्स है कि मुसलमान है, मर्द है और नेशनल असेंबली का मेंबर है। अब प्रेसिडेंट की बात करते हैं, तो प्रेसिडेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस क्या है? कि ही मस्ट बी मेल, ही मस्ट बी मुस्लिम, ही मस्ट बी ओवर 40 years old, 40 साल से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। एंड ही मस्ट साइन ऑल द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स। तो अपने ऑर्डर क्यों नहीं साइन करेगा? क्यों ये शर्त रख रहे हैं कि ही मस्ट साइन? दरअसल वो इसका अपना ऑर्डर थोड़ी था। These orders were actually from the prime minister, तभी ये रिस्ट्रिक्शन में लिखा गया that he must sign all the presidential orders। तो चलते हैं और भुट्टो के इन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को एवेल्युएट करते हैं कि ये कितने अच्छे थे या कितने बुरे थे। अच्छा देखिए, यहां पर जो मैंने स्क्रीन पे डिस्प्ले किया हुआ है, ये दूसरे नेचर का सवाल है, ठीक है। पॉइंट्स इसके अंदर सिमिलर ही आते हैं, आंसर सिमिलर ही होता है इसका, बस कंक्लूजन वगैरह में थोड़ा सा फर्क आता है और आंसर की कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा फर्क आता है। सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टोस डोमेस्टिक पॉलिसीज बिटवीन 71 एंड 77। डू यू अग्री और डिसएग्री? ये वो सवाल है जिसका अमूमन बच्चे आंसर लिख देते हैं और वो कह देते हैं आई अग्री या डिसएग्री, जबकि सवाल होता है असेस द इफेक्टिवनेस या हाउ फार डोमेस्टिक पॉलिसीज वर इंपॉर्टेंट। बहरहाल, क्योंकि इनके पॉइंट सेम ही है, तो मैं यहां से आप लोगों को पॉइंट समझा रहा हूं और देखते हैं कि आप लिखना किस तरीके से। हमारे बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं कि वो टर्म्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर लेते हैं और उनके इम्पैक्ट्स, उनके सक्सेसेस और फेलियर्स को एक्सप्लेन ही नहीं करते। यानी कि वो 6-8 टर्म्स बता देते कि भाई प्रेसिडेंट के पास ये पावर था, प्राइम मिनिस्टर के पास वो लिमिटेशन थी, कैबिनेट ऐसी थी, फलाना ढिमकाना, वोटिंग ऐसी होनी है, सीट्स इतनी होनी है, वो सारी बातें डिटेल में बता देते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि 14 मार्क के अंदर एक्सप्लेनेशन और डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए। यानी कि आपने एवेल्युएट करना है कि वो अच्छे थे या बुरे थे, आपने इस बारे में बात करनी है rather than just focusing on the knowledge part। नॉलेज के मार्क्स कम है 14 मार्क के आंसर में, एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस के मार्क्स ज्यादा हैं। तो जरा चलते हैं कि किस तरीके से लिखना है। देखो, मैंने बहुत डिटेल के अंदर बात नहीं की रिफॉर्म्स के पॉइंट्स के ऊपर, मैंने जस्ट ये कहा कि भाई भुट्टो का एम क्या था? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक स्टेट क्रिएट करना, जिसके लिए इसने 2 हाउसेस बनाए, सेनेट और नेशनल असेंबली। अब मैंने ये भी नहीं बताया कि सेनेट के मेंबर्स आ रहे थे प्रोविंशियल असेंबली में से और नेशनल असेंबली वोटिंग से आ रही थी, ये इसमें 200 मेंबर्स होने वाले इलेक्टेड होंगे, वो सब मैंने बातें नहीं बताई। हालांकि मुझे नॉलेज तो है ना, मैंने अभी आपको समझाया है, मैंने आपको पढ़ाया है, तो इससे साबित हो रहा है कि सर जोहेब थोड़ा सा जानते तो हैं। लेकिन सर जोहेब जानने के बावजूद नहीं लिख रहे, क्योंकि आंसर का फोकस उन पॉइंट्स के ऊपर नहीं, आंसर का फोकस है उसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर फोकस करना है, उसके सक्सेसेस या फिर उसके अदरवाइज उसके फेलियर्स के ऊपर फोकस करना है। तो वहां पे ये सारी बातें करना ज्यादा जरूरी है, ठीक है जी। पहला पॉइंट मैंने इसकी इंपॉर्टेंस पे क्या लिखा? मैंने कहा इट ऑफर्ड द अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोफेशनल्स, एकेडमिक्स एंड स्पेशलिस्ट टू वर्क टुगेदर हु वर इलेक्टेड फ्रॉम द प्रोविंशियल असेंबली। यार, अवाम ने जिन नुमाइंदों को प्रोविंशियल असेंबली में इलेक्ट किया, अब उन प्रोफेशनल्स, उन एकेडमिक्स एंड स्पेशलिस्ट को साथ में काम करने का मौका मिल रहा था। दिस इज द नंबर 1 पॉइंट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ द सेनेट और द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ऑफ भुट्टो। दूसरी बात मैंने क्या कहा? इट ऑल्सो सेफ गार्डेड द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी प्रोविंसेस लाइक बलूचिस्तान हु हैड नाउ इक्वल स्टेटस इन द सेनेट। उनको भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जा रही थी, जबकि प्रोविंशियल असेंबली में तो आपको बताया कि इनकी सिर्फ 40 सीटें थी, जबकि बलूचिस्तान पंजाब की 240 सीटें थी। लेकिन ये काम सेनेट के अंदर नहीं, सेनेट के अंदर इक्वल स्टेटस दिया जाएगा, तो इट प्रोटेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी प्रोविंसेस एज वेल। दूसरी बात, भुट्टो ने अब सदारती निजाम से निकल के एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक स्टेट बनाने की कोशिश की।
द प्राइम मिनिस्टर वॉज ऑल्सो इलेक्टेड फ्रॉम द मेजोरिटी इन द नेशनल असेंबली। भाई जिसकी मेजोरिटी होगी नेशनल असेंबली में उसी के जरिए फिर वोटिंग होगी और प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होगा। It was an important, this was very important because it is the basis upon which Pakistan had been governed till the end of 20th century, apart from when it was suspended due to martial law. देखो भाई भुट्टो का कॉन्स्टिट्यूशन, मैं कहूंगा कि ये रीजन अगर आप एक्सप्लेनेशन में ना लिखें और इसको इवेल्युएशन के लिए छोड़ दें तो ये बड़ा अच्छा रीजन हो जाएगा, क्योंकि रीजन जो कंक्लूजन में लिखते हैं वो हमेशा लॉन्ग रन एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और ये देखो ये मिल रहा है लॉन्ग रन एस्पेक्ट कि जब से पाकिस्तान बना 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन, 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन, ये कोई स्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थे। लेकिन अगर 73 के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, आज तक पाकिस्तान का यही कॉन्स्टिट्यूशन है। मैं आपसे कहूंगा आप जाएं गूगल पे सर्च करें और सर्च करें डिस्क्राइब या व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो आपको पता चल जाएगा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन। इसको कई बार अमेंड किया गया, इसको सस्पेंड भी किया गया, लेकिन जैसे मार्शल लॉ लगता था तो कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड तो हुआ है, लेकिन देन इट वाज रिन्यू, ये दोबारा से चलना शुरू हुआ। तो आज तक पाकिस्तान का यही कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसे पॉइंट्स होते हैं लॉन्ग रन एस्पेक्ट पे जो कि हम इवेल्युएशन करने में हमारे काम आते हैं। फिर भुट्टो के कॉन्स्टिट्यूशन की एक और अच्छी बात क्या है कि भुट्टो ने एक फेडरल स्टेट बनाने की कोशिश की गई। इसने कहा हर सूबे की अपनी असेंबली होगी जो कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज यानी कि वोटिंग के जरिए इलेक्ट होगी। लेकिन लेकिन इसने स्टेबिलिटी के लिए क्या कहा, इसने कहा कि भाई नेशनल असेंबली जो कि आवाम ने ही अपॉइंट किया है, आवाम ने ही इलेक्ट किया है, लेकिन ये अगर चाहे प्रोविंसेस के अंदर चेंजेस करना तो इसको एटलीस्ट 75% मेजोरिटी इन वोट चाहिए होगी। यानी कि अगर 100 मेंबर्स में से 75 मेंबर अग्रीड है तभी ये प्रोविंसेस के अंदर क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। अब मुझे कोई बताए कि क्या 75% मेजोरिटी हासिल करना आसान है क्या? मेरा तो नहीं ख्याल। सो चेंजेस करना आसान है नहीं, जिसकी वजह से अब एक स्टेबल गवर्नमेंट बन सकती है। देयर वुड बी मोर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। समझ नहीं बात? तो देखो नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, नंबर 3 पॉइंट, हमने 3 पॉइंट्स भुट्टो के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की इंपॉर्टेंस में लिख दिए, इसके सक्सेसेस में लिख दिए। भुट्टो के रिफॉर्म्स के कुछ फेलियर्स भी हैं जो कि मैं आपको अब पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलते हैं और भुट्टो के रिफॉर्म्स के फेलियर्स पढ़ते हैं। देखो मैंने यहां पे शेयर तो किए मैं आपसे फेलियर्स भी, लेकिन लेकिन इसको समझने के लिए हमें कुछ बैकग्राउंड से कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो चलते हैं और भुट्टो के बैकग्राउंड से पढ़ते हैं कुछ इवेंट्स, क्योंकि आपके बुक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं। नाइजल कैली की जो बुक है आप लोगों की, उसके अंदर बाकायदा इनको बड़ी डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया है और इसके कुछ मुख्तलिफ सवाल भी बन सकते हैं। तो चलो चलते हैं कि भुट्टो ने जो लिमिटेशंस लगाई और जो जो जर्नलिस्ट हैं और जो प्रेस है उसके ऊपर पाबंदियां क्यों आई थी, जरा इसको बैकग्राउंड से चलना पड़ेगा हमें पढ़ने के लिए। भाई भुट्टो के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की जो नेगेटिव साइड है कि भुट्टो ने लिमिटेशंस लगाई, प्रेस के फ्रीडम को लिमिट कर दिया, इसने एफएसएफ का रोल ज्यादा एक्टिव कर दिया, लेकिन वो किया क्यों उसको समझना बड़ा जरूरी है। सिर्फ टीचर्स ये तो बता देते कि भाई ये पॉइंट्स हुए यही हुआ, लेकिन उसका बैकग्राउंड क्या था, मैं आपको उस बैकग्राउंड से लेके चलूंगा। ठीक है जी। होता क्या है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर तो आपको पता है बहुत मेजोरिटी से सीटें जीती, पंजाब की असेंबली के अंदर भी इन्होंने जो है वो अच्छा खासा परफॉर्म किया, और दीगर प्रोविंसेस में अच्छा चल रहे थे। लेकिन अगर बात रहे बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान के अंदर ये मेजोरिटी नहीं जीत पाई थी। वहां पे जो पार्टीज थी, 2 पार्टीज से मिलके बेसिकली इत्तेहाद किया हुआ था, और वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर पार्टीज थी वहां पे। कौन सी? एक थी नेशनल अवामी पार्टी और दूसरी थी जमीयतुल इस्लाम पार्टी। सुनिए बात। तो बेसिकली जेयूआई और नेशनल अवामी पार्टी एनएपी जो थी ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर पार्टी थी और वो कोलिशन के तौर पे वहां पे काम कर रही थी और उनकी ज्यादातर सीटें थी। तो भुट्टो ने कहा यार अभी मुझे मुल्क की हुकूमत तो कायम करनी, क्या करें, इनके साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो ये पास्ट पेपर्स का सवाल तो नहीं है, मैंने अलग से भी बनाया हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स के फेलियर्स को समझने में आपको मदद करेगा। भुट्टो ने इनके साथ एग्रीमेंट कर लिया। भुट्टो ने कहा आप हमें सपोर्ट करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। 27 अप्रैल 1972 में भुट्टो ने इन 2 पार्टीज यानी कि नैप और जेयूआई का जो कोलिशन था इनके साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया।
कहा द नेशनल असेंबली कुड नॉट अपॉइंट प्रोविंशियल गवर्नर्स विदाउट द एग्रीमेंट ऑफ प्रोविंशियल असेंबली कंसर्न। सर, हम लोग आपके प्रोविंशियल गवर्नर्स को चेंज नहीं करेंगे जब तक आपकी प्रोविंशियल असेंबली उस बात से अग्रीड ना हो। दूसरी बात, आप हमें सपोर्ट दें, यानी कि पीपल्स पार्टी को सपोर्ट दें, और बदले में जेयूआई और नैप को फ्री हैंड दे दिया जाएगा उनके प्रोविंसेस के अंदर। भुट्टो ने कहा आप आजादी से काम करेगा, आपके मामलात में अमल दखल नहीं होगी, मुदाखलत नहीं होगी, इस तरीके से आप चलना। लेकिन क्या होता है कि भुट्टो जब इनको ये फ्री हैंड देता है तो ये कहते हैं ना, उंगली पकड़ाई हाथ ही पकड़ लिया इन्होंने, तो गले ही पड़ गए। और जेयूआई और नैप जो है वो बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ने लगते हैं। ये अपनी पुलिस फोर्स को एक्टिव रखती है, कहती है कि जो स्टेट की पुलिस फोर्स है वो बलूचिस्तान में ऑपरेट नहीं कर सकती। इवन ये बलूची को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर देता है। और यहां तक खबरें मिलने लग गई कि जो बलूचिस्तान है ये मुल्क से आजादी की मुहिम चला रहा है। और इसमें कुछ फॉरेन कंट्रीज का भी नाम आया, जैसे कि इराक का। भाई भुट्टो ने जाके जब एज पर इज न्यूज भुट्टो को खबर मिलती है कि इराक के साथ मिलके ये लोग जो है वो आजाद मुल्क बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और इनके हथियार जो इराक फराम कर रहा है वो इस्लामाबाद में पाए जा रहे हैं, इस्लामाबाद की एम्बेसी में पकड़े जाएंगे। भुट्टो ने जब इस्लामाबाद एम्बेसी में ऑपरेशन कराया तो इराक एम्बेसी में वाकई में भारी मिकदार में वेपन्स मिले। तो भुट्टो ने इराक से पूछा कि भाई ये क्या है, आप हमारा मुल्क तोड़ने के लिए क्यों पीछे पड़े हुए हैं? तो उन्होंने कहा दरअसल हम तो ये बलूचिस्तान के रास्ते से ईरान ट्रांसफर कर रहे थे हथियार, हमारा आपके मुल्क के खिलाफ कोई भी ऐसी नियत नहीं है। खैर भुट्टो तो अब अलार्मिंग सिचुएशन में आ गए। भुट्टो ने कहा कि बलूचिस्तान को इतना फ्री हैंड तो नहीं दे सकते। तो भुट्टो ने क्या किया, यहाँ पे जो इत्तेहाद था, उसको जो एग्रीमेंट हुआ था भुट्टो का इनके साथ, भुट्टो ने उसको नजर में रखते ही कुछ चेंजेस किए। भुट्टो ने कहा देखें, हमने ये तो कहा था कि प्रोविंशियल गवर्नर्स आपकी मर्जी के बगैर अपॉइंट नहीं कर सकते, लेकिन डिसमिस तो कर सकते ना। तो भुट्टो ने क्या किया, भुट्टो ने बेसिकली क्या किया, यहां पर कुछ चेंजेस किया असेंबली के अंदर, और यहाँ के गवर्नर्स को चेंज कर दिया। अब जब भुट्टो ने यहाँ के गवर्नर्स को चेंज किया तो बलूचिस्तान के अंदर अपराइजिंग स्टार्ट हो गई। बलूचियों ने क्या किया, गवर्नमेंट के खिलाफ हथियार उठा लिए। और भुट्टो ने क्या किया, बड़ी बड़ी मेहनत से 5 साल लगा के बेसिकली पाकिस्तान की आर्मी ने इस अपराइजिंग को कंट्रोल किया। भुट्टो तो अपने टाइम पे इसको कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था। इट वॉज इवेंचुअली जियाउल हक हु केम इनटू पावर एंड देन डिक्लेयर्ड जनरल एमनेस्टी फॉर द पीपल ऑफ बलूचिस्तान, का जो भी हथियार डाल देगा उसको हम माफी दे देंगे, उसको हम माफ कर देंगे। इस तरीके से बलूचिस्तान की अपराइजिंग को कंट्रोल किया। बहरहाल जब भुट्टो के खिलाफ इतनी ज्यादा ऑपोजिशन क्रिएट हो रही थी तो भुट्टो ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस किए। दे आर कंसिडर्ड द नेगेटिव साइड ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो चलते हैं, पढ़ते हैं कि भुट्टो के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की नेगेटिव साइड क्या थी। 1974 में भुट्टो ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अमेंडमेंट किया जिसने गवर्नमेंट को अलाउ कर दिया कि हम प्रेस पे लिमिटेशन लगा सकते हैं, यानी कि कोई भी हमारे खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ लिख नहीं सकता। और भुट्टो ने कहा कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर सकते हैं इफ वी फील दैट इट इज अ थ्रेट टू द सोवेरेनिटी एंड द इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री। दिस वाज फॉलोड आफ्टर द बलूचिस्तान अपराइजिंग। बलूचिस्तान अपराइजिंग के बाद भुट्टो ने ये नेगेटिव चेंजेस लेने पे मजबूर हो गया। दिस लिमिटेड द बेनिफिट्स ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो लग रहा था कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्रिएट होगी, तो मुझे बताओ कि डेमोक्रेसी भी क्या डेमोक्रेसी जिधर आप प्रेस पे लिमिटेशन लगा दो और आप कहो जो पार्टी हमारे खिलाफ काम करेगी हम उस पे बैन लगा देंगे। सो दिस वाज बेसिकली द नेगेटिव साइड ऑफ द भुट्टोस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। यही नहीं, आगे 1975 में भुट्टो ने लॉ पास किया कि अगर फेडरल सिक्योरिटी फोर्स चाहे तो किसी भी मशकूक शख्स को डिटेन कर सकती है, जेल में रख सकती है इनडेफिनेटली, बगैर सबूत के, शक की बुनियाद पर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इनडेफिनेटली किसी को भी जेल में रख सकती है। एंड अगर किसी को फेडरल सिक्योरिटी फोर्स, जो कि भुट्टो की प्राइवेट बदमाशों की फोर्स थी बेसिकली, अगर इसको एफएसएफ ने पकड़ा है तो ही विल नॉट हैव द राइट ऑफ बेल। ऐसा तो ब्रिटिश ने किया था। जब हमने सेक्शन बी पढ़ रहे थे तो अमृतसर मैसेकर में, उससे पहले हमने रोलेट एक्ट पढ़ा था, हमें पढ़ा था कि पता है कि जब जब ब्रिटिश ने भी राइट ऑफ बेल लिया था
इंडियन से, तो इंडियंस ने कितनी प्रोटेस्ट की थी? तो आप मुझे बताओ, अब तो पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है, वहां पर भी आप कह रहे हो कि अगर किसी को फेडरल सिक्योरिटी फोर्स से पकड़ लिया तो उसके पास बेल का हक नहीं होगा, तो क्या ये कोई अच्छी बात नजर आ रही थी? नहीं। इनफैक्ट दिस वाज अ वेरी बिग फेलियर ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम। और भुट्टो के जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, जिनमें एक जे रहीम का नाम आता है, इनको फेडरल सिक्योरिटी फोर्स ने पकड़ के ही वॉज सीरियसली बीटन बाय दिस फोर्स। और हमें पता है कि जो शख्स भी भुट्टो की गवर्नमेंट के खिलाफ नजर आता था, he was found a threat to the government, might find himself a victim of the brutality of federal security force. So this constitution was not really a democratic one. एक और बड़ी वीकनेस इस कॉन्स्टिट्यूशन की, one of the main weaknesses of the constitution was that the focal point lay with the party leadership and in particular भुट्टो। ज्यादातर पावर किसके हाथ में था? भुट्टो के हाथ में था। So when things went wrong, blame was clearly laid at the feet of Bhutto, and eventually we all know that it resulted not only in martial law of 1977, but the execution of Bhutto as well. जो भी गलत काम हुआ उसका जिम्मेदार किसको ठहराया गया? जुल्फिकार अली भुट्टो को ठहराया गया। And eventually this led to his downfall and his execution in 1979. तो अभी तक हमने जो डिटेल में डिस्कस किया है, दिस वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ऑफ भुट्टो ड्यूरिंग हिज टाइम। आई होप दैट्स क्लियर। अब हम मूव करने वाले हैं अपने नेक्स्ट रिफॉर्म्स की तरफ। तो उम्मीद करता हूं आप लोग सब मेरे साथ साथ हैं। भाई भुट्टो के जो हम नेक्स्ट रिफॉर्म्स पढ़ने जा रहे हैं, दीज आर द हेल्थ रिफॉर्म्स ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो। बेसिकली मैंने हर एम को एक एक्शन में डिवाइड किया है, ताकि जब हम अपने आंसर लिखें तो हम एम से स्टार्ट करें। दैट विल बी अ वेरी गुड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फैक्टर। फैक्टर क्या है? हेल्थ रिफॉर्म्स। एम क्या है? भुट्टो wanted to improve the availability and affordability of medicines, जिसके लिए भुट्टो ने क्या किया? ब्रांडिंग सिस्टम ऑफ मेडिसिन को बैन कर दिया। The sale of medicines under brand name was also banned during his time. This was a common practice in the West, which allowed drug companies to sell new medicines under a patented name and stopped other manufacturing companies to sell that medicine. For example, आपको पता है जैसे एक पेनाडोल है। अब पेनाडोल तो एक दवा का नाम है, एक ब्रांड का नाम है। असल में दवा क्या है? पैरासिटामोल। अब सोचो मेरी कंपनी है, उसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके लाखों या शायद करोड़ों रुपए लगा के एक फॉर्मूला इजाद किया है, पैरासिटामोल। तो मैं क्या चाहूंगा कि ये सब बेचे इस तरीके से। देखो एक कोई दवा खरीदेगा तो फॉर्मूला आउट हो जाएगा, अब फिर क्या होगा? मेरे कंपेटिटर्स क्रिएट हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट उस टाइम पे लोगों को इजाजत देती थी कि नहीं, अगर ये फॉर्मूला आपने इंट्रोड्यूस किया है तो सिर्फ आप ही ये फॉर्मूला बेच सकते हैं और कोई भी नहीं बेच सकता। This was good for the drug companies, for the medicine companies perspective, it was very good. But since अब सिर्फ एक ही प्रोवाइडर होगा उस मेडिसिन का, तो वो महंगी बेचेगा। बट भुट्टो वांटेड टू इंक्रीज द अफोर्डेबिलिटी ऑफ मेडिसिन, उसको सस्ता करना चाहता था। सो ही वांटेड टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन एज वेल। तो भुट्टो ने क्या किया? इस ब्रांडिंग के सिस्टम को खत्म कर दिया। बोला अब कोई भी फॉर्मूला कोई भी बेच सकता है। इससे फायदा क्या हुआ? दिस रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन। जो खर्चा, जो आवाम को कीमत पड़ती थी, उसमें तो कमी आई। एंड मेडिसिन कुड बी बॉट फ्रॉम एनी मेडिकल स्टोर विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन। पहले तो ये होता था कि आपको उसी ब्रांड के पास प्रिस्क्रिप्शन लेके जाना है, डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन लेके जाना है तो वो देंगे, वरना तो फिर दुकानें खुल जाएंगी ना। अगर मैं 1,000 मेडिसिन खरीदने लग गया तो कहते थे जितने डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हम आपको उतनी मेडिसिन देंगे, क्योंकि उस सेलर वही थे, उनसे ही सबने खरीदनी है। लेकिन नाउ द मेडिसिन कुड बी सोल्ड अंडर अंडर एनी नेम अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रांड। कोई भी मेडिसिन स्टोर जो है फार्मेसी पे बेच सकते हैं विदाउट द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। लेकिन इसका कुछ नेगेटिव असर भी हुआ। पॉजिटिव असर तो है भाई कि अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है, बट क्योंकि अब मेडिसिन कंपनीज को नुकसान हो रहा है तो मेडिसिन कंपनीज क्लोज डाउन बिकॉज ऑफ रिड्यूस प्रॉफिट्स। तो देखो अगर मैं इसको बिल्कुल एक शॉर्ट में एनालाइज करने की कोशिश करूं, भुट्टो का एम था ए, भुट्टो का एक्शन था बी, और उसका इंपैक्ट आया सी। मतलब कि भुट्टो वांटेड टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ मेडिसिन, देयरफॉर भुट्टो बैंड द ब्रांडिंग सिस्टम ऑफ मेडिसिन। जिसके पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है, सक्सेस क्या है?
कि दिस रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, दैट मैनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्लोज डाउन एज वेल। ठीक है जी। तो दिस इज हाउ आई इवेल्युएटेड द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द हेल्थ रिफॉर्म्स। भुट्टो अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी बढ़ाना चाहता था, ब्रांडिंग ऑफ मेडिसिन को बैन किया, कॉस्ट तो कम हुई लेकिन कंपनीज भी कम हो गई, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही इसके इंपैक्ट्स देखे गए। दूसरे हेल्थ रिफॉर्म्स के दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करें। भुट्टो का सेकंड एम था दैट ही वांटेड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेज इन पाकिस्तान। मुल्क के अंदर डॉक्टर्स और नर्सेज की तादाद को बढ़ाना चाहता था, जिसकी वजह से इसने एक्शन क्या लिया, इसने कहा डॉक्टर्स और नर्सेज को मेरिट बेसिस पे पढ़ाया जाएगा, स्कॉलरशिप्स ऑफर की जाएंगी, फ्री में पढ़ाया जाएगा। इसके लिए भुट्टो ने ट्रेनिंग कॉलेजेस सेटअप किए, मेडिसिन कंपनीज के मेडिसिन स्कूल्स के ट्रेनिंग कॉलेजेस इसने सेट किए, और इसने कहा डॉक्टर्स और नर्सेज को मेरिट पे पढ़ा। बट शर्त क्या है, हम आपको मेरिट पे पढ़ा रहे हैं, आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो फिर हमारी भी शर्त यह है कि वंस यू आर क्वालिफाइड, डॉक्टर्स हैव टू वर्क द फर्स्ट ईयर ऑफ देयर जॉब वेयर एवर द गवर्नमेंट प्लेस्ड देम। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि जो स्मॉल टाउन्स और विलेजेस थे जिधर फैसिलिटीज नहीं होती, आपको पता है आप भी कभी जाके गांव में जॉब नहीं करना चाहोगे अगर आपकी जॉब शहर में लग रही है। तो भुट्टो ने कहा ऐसे तो डॉक्टर्स और नर्सेज कभी भी स्मॉल टाउन्स और विलेजेस में होंगे ही नहीं। तभी भुट्टो ने इनको फ्री में पढ़ाओ और मेरिट पे पढ़ाने के बाद इनसे कहो कि एक साल जिधर हम कहेंगे वहां काम करना पड़ेगा, चाहे हम स्मॉल टाउन्स और विलेजेस में भी भेजें। तो भुट्टो उम्मीद कर रहा था कि इस रिफॉर्म से क्या होगा, डॉक्टर्स और नर्सेज की तादाद में इजाफा देखा जाएगा। लेकिन हमें पता है दैट जब भुट्टो पावर में आए 1971 में, देयर वर मोर डॉक्टर्स कंपेयर टू व्हेन भुट्टो लेफ्ट द पावर इन 1977। देयर वर फ्यूअर डॉक्टर्स इन 1977 कंपेयर टू 1971। इसका क्या रीजन हो सकता है, आप गेस करें। आई कैन सजेस्ट के डॉक्टर्स वर एमिग्रेटिंग फ्रॉम द कंट्री। डॉक्टर्स यहां से माइग्रेट करके भाग रहे होते हैं, पाकिस्तान से बाहर कितनी डिमांड है डॉक्टर्स की। तो इस वजह से भुट्टो बनाता गया डॉक्टर्स और डॉक्टर्स भागते गए, और भुट्टो ने रियलाइज किया कि जब वो पावर में जा रहा है तो दे आर फ्यूअर डॉक्टर्स कंपेयर टू व्हेन ही केम इनटू पावर। तो भुट्टो के हेल्थ रिफॉर्म्स यहाँ पे कुछ खास सक्सेसफुल नजर नहीं आ रहे। इसके अलावा भुट्टो का एक और एम था, he wanted to improve the health care of the people, therefore he established more hospitals। भुट्टो ने कहा मैं और हॉस्पिटल्स बनाना चाहता हूं। 1972 में इसने रूरल और अर्बन एरियाज दोनों में हॉस्पिटल्स में इजाफा किया। इन द रूरल एरियाज ही इंट्रोड्यूस्ड रूरल हेल्थ सेंटर्स, एंड इन द अर्बन एरियाज ही इंट्रोड्यूस्ड बेसिक हेल्थ यूनिट्स। बेसिक हेल्थ यूनिट्स बनाए रूरल अर्बन एरियाज के अंदर, और रूरल एरियाज के अंदर इसने बनाए रूरल हेल्थ सेंटर्स। इसने कहा हर 60,000 लोगों के लिए एक रूरल हेल्थ सेंटर होगा और हर 20,000 लोगों के लिए एक बेसिक हेल्थ यूनिट BHU होगा। इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आया। देयर वर मोर हॉस्पिटल्स which increase the life expectancy. What is life expectancy? The average age of people. The number of years an average person is expected to live is called life expectancy. लाइफ एक्सपेक्टेंसी में इजाफा देखिए गया। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कमी आई, बच्चों के जो मरने का रेट है उसमें कमी आई। सो दिस वाज द पॉजिटिव साइड ऑफ हिज हेल्थ रिफॉर्म्स। आई होप के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के बाद हेल्थ रिफॉर्म्स भी आपको क्लियर हो चुके हैं। अब हम जुल्फिकार अली भुट्टो के थर्ड रिफॉर्म्स यानी कि इनके एजुकेशनल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। भुट्टो का एम था टू इंक्रीज द लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का लिटरेसी रेट ऑफिशियली जस्ट 25% था, विच वॉज वे बियॉन्ड द कंट्री शुड हैव। तो इसने इसके लिए एक्शन क्या लिया, ही वांटेड टू इंट्रोड्यूस फ्री प्राइमरी एजुकेशन। इसने कहा प्राइमरी तक तो एटलीस्ट सबकी एजुकेशन फ्री हो, क्योंकि मैं लिटरेसी रेट को बढ़ाना चाहता हूं। आधे से ज्यादा बच्चे स्कूल्स नहीं जाते, जिसके लिए भुट्टो ने कहा न्यू स्कूल्स एंड कॉलेजेस वर टू बी बिल्ड एंड प्राइवेट सेक्टर को हम नेशनलाइज कर देंगे, यानी कि प्राइवेट स्कूल्स को हम नेशनलाइज कर देंगे। भुट्टो के एजुकेशनल रिफॉर्म्स में बड़ा इसने स्टेप लिया, वो एम्बिशियस रिफॉर्म्स थे। उसके बावजूद इसका जो लिटरेसी रेट है इसमें जस्ट 1% इंक्रीज आया। सोचो, जस्ट 1% इंक्रीज। इसकी वजूहात क्या थी, इसका एक अलग से भी 7 मार्क का सवाल आता है, तो इसको जरा डिटेल में समझते हैं। पहला रीजन,
देखो भाई, जब भुट्टो ने हेल्थ रिफॉर्म सॉरी इसके एजुकेशनल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, द फेलियर वाज दैट इट लेड टू ओवर क्राउडिंग इन एग्जिस्टिंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस अंटिल न्यू स्कूल्स कुड बी बिल्ड। ऐसा तो नहीं है ना कि रातों रात नए स्कूल्स बन जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन एजुकेशन तो फ्री हो चुकी है, एग्जिस्टिंग स्कूल्स इतने ज्यादा है नहीं, तो ओवर क्राउड हो गए एग्जिस्टिंग स्कूल्स। दूसरी बात, भुट्टो ने ये बात को रियलाइज नहीं किया कि स्कूल्स की बिल्डिंग, रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स इतनी जल्दी करना पॉसिबल नहीं है, और ये काम बहुत एक्सपेंसिव है। सर एक्सपेंसिव काम है तो फिर बजट भी बहुत ज्यादा होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। द गवर्नमेंट बजट वॉज जस्ट 13% एलोकेटेड टू द एजुकेशन। क्या सिर्फ 13% के बजट से आप मुल्क में रेवोल्यूशनरी चेंजेस ला सकते हैं? आई डोंट थिंक सो दैट इट वॉज क्वाइट पॉसिबल। और बहुत सारे लोग जो थे, दे डिड नॉट सी द नीड ऑफ द एजुकेशन और लिटरेसी। क्यों भाई? वो कह रहे हैं कि सर हम अपने बच्चों को स्कूल्स कॉलेजेस तो भेज देंगे, बट व्हाट अबाउट द लॉस ऑफ द अर्निंग वी फेस व्हेन वी सेंड आवर चिल्ड्रन टू द स्कूल्स इंस्टेड ऑफ सेंडिंग देम टू वर्क? भाई चाइल्ड लेबर का भी तो इशू है ना पाकिस्तान में। चाइल्ड लेबर इतना ज्यादा कॉमन है, तो आपको मालूम है कि भाई अगर बच्चे स्कूल चले जाएंगे तो फिर बच्चे काम पे नहीं जा पाएंगे। तो अगर एजुकेशन फ्री भी है, तो सोचो वो जो कमा के ला रहे हैं, जिसके ऊपर घर डिपेंडेंट है, वो पैसा कहां से आएगा? आई होप के एजुकेशनल रिफॉर्म्स के फेलियर भी आपको समझ आ गए। और अगर एक अलग से 7 मार्क का सवाल आ जाता है भुट्टो के एजुकेशनल रिफॉर्म्स पे, तो आप इसका आंसर लिख पाएंगे। भुट्टो के जो नेक्स्ट रिफॉर्म्स हैं, हम इनको एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स भी कह सकते हैं, या फिर हम इनको लैंड रिफॉर्म्स और सिक्योरिटी ऑफ टेनेंट्स भी कह सकते हैं। भाई क्या हुआ? भुट्टो ने कहा कि अयूब खान ने कुछ लैंड रिफॉर्म्स पास किए थे। अगर किसी ने अयूब खान के रिफॉर्म्स को नहीं पढ़ा है, तो वो पहले जाके जान ले कि अयूब खान ने किस तरीके से लैंड रिफॉर्म्स पास किए और लैंड ओनरशिप की मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट सेट की। भाई देखो, भुट्टो जब आया तो भुट्टो ने कहा अयूब की मिनिमम लिमिट तो सही है, ठीक है जी, 12.5 एकड़। लेकिन इसकी जो मैक्सिमम लैंड की ओनरशिप की लिमिट है, वी हैव टू रिड्यूस इट टू हाफ। हमें इसको हाफ में रिड्यूस करना पड़ेगा। अयूब खान ने लिमिट सेट की थी इरिगेटेड लैंड की अलग, और अनइरिगेटेड लैंड की लिमिट अलग सेट की गई थी। इरिगेटेड की लिमिट कम थी अयूब के टाइम पे, दैट वाज 500 एकर्स। यानी कि अयूब साहब ने कहा नो लैंड कुड बी लार्जर देन 500 एकर्स इरिगेटेड, और अनइरिगेटेड की लिमिट इन्होंने रखी थी ज्यादा। अयूब खान ने कहा कि भाई नो लैंड कुड बी लार्जर देन 1000 एकर्स अनइरिगेटेड। लेकिन जब भुट्टो आया तो भुट्टो ने इस लिमिट को हाफ कर दिया। भुट्टो ने कहा नो लैंड कुड बी लार्जर देन 500 एकर्स अनइरिगेटेड एंड वन सॉरी 250 एकर्स इरिगेटेड। यानी कि भुट्टो ने इरिगेटेड की और अनइरिगेटेड दोनों की लिमिट को हाफ कर दिया। नाउ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ अनइरिगेटेड लैंड होल्डिंग कुड बी 500 एकर्स, and the maximum limit of irrigated land could be 250 acres। अब भुट्टो ने कहा कि भाई ये मैं मिनिमम मैक्सिमम लिमिट को हाफ क्यों कर रहा हूं? भुट्टो ने कहा मैं चाहता हूं कि यहाँ जो टेनेंट्स काम कर रहे हैं, इनकी सिक्योरिटी के लिए मैं काम कर सकूं। ये बेचारे लैंड पे फार्मिंग करते हैं, टेनेंट्स जो हैं काम करते हैं, और कभी भी जमींदार इनको हटा देता है। तो भुट्टो ने कहा कि भाई मैं एक मेजर दे रहा हूं कि टेनेंट्स के पास ये राइट होगा कि अब किसी के पास अगर एक्सेस जमीन है और उसको बेचने पड़ रही है, तो टेनेंट के पास पहला हक होगा इस जमीन को खरीदने का। हाँ, अगर टेनेंट के पास पैसा नहीं है, टेनेंट खरीदना नहीं चाहता, तो फिर आप किसी और को बेच सकते हो। लेकिन अगर टेनेंट के पास ये पावर है, उसके पास उतना पैसा है और ख्वाहिश भी है कि वो जमीन को खरीदना चाहता है, तो आप किसी और को ये जमीन नहीं बेच सकते। This meant that the landowners could not sell the land to a third party who might then evict the tenant। टेनेंट को निकाल देते हैं लोग, तो ये नहीं होगा। थर्ड पार्टी को आप जमीन नहीं बेच सकते। आप अगर टेनेंट खरीदना चाह रहे हैं, तो आपको टेनेंट को ही बेचना पड़ेगा। Such measures were encouraged Such measures were designed to encourage the tenants to make improvement on their land who knew that they will not be evicted। भाई टेनेंट्स को पता होगा ये तो अपनी ही जमीन है यार, जिसमें हम काम करें, कल हम ले लेंगे लैंड ओनर से, तो वो फिर अच्छा अच्छा काम करेगा और फार्म की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मुल्क के आउटपुट में इजाफा होगा। लेकिन सोचो, कहाँ बड़े बड़े जमींदार और कहाँ गरीब टेनेंट्स उनके मुकाबले में।
तो क्या ये लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल हो सकते थे? नहीं जी। वंस अगेन द लैंड ओनर्स अंडरमाइन द इंपैक्ट ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स। उन्होंने क्या किया, इस मेजर के इंट्रोड्यूस होने से पहले ही टेनेंट्स को निकालना स्टार्ट कर दिया। और जो भुट्टो के लैंड रिफॉर्म्स का मकसद एम था, दैट ही वांटेड द सिक्योरिटी ऑफ टेनेंट्स, देयर वर एक्चुअली मास eviction of tenants to prevent them from receiving the security of tenure। भाई वो टेन्योर उनको ना मिले, वो जमीन का हक उनको ना मिले, इससे पहले के रिफॉर्म इंट्रोड्यूस होते लोगों ने कहा टेनेंट्स को ही निकाल फाड़ करो। तो भुट्टो बेसिकली प्रोटेक्शन देना चाहता था टेनेंट्स को, उल्टा इसने टेनेंट्स की जॉब ही छुड़वा दी, जॉब ही एविक्ट करवा दी, बेचारे जॉब से निकाले गए। तो इवेंचुअली क्या हुआ, ये लैंड रिफॉर्म्स भी अयूब के लैंड रिफॉर्म्स की तरह अनसक्सेसफुल रहे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं भुट्टो के नेक्स्ट रिफॉर्म्स के बारे में। दे आर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो। भुट्टो ने कहा कि जो सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान है ना, इसके अंदर एक बड़ी खराबी है। खराबी क्या है कि इसमें बहुत सारे लेवल्स बने हुए, स्टेप्स बने हुए हैं। भाई पहले 5 साल काम करोगे तो इधर पहुंचोगे, फिर 10 साल काम करोगे तो इधर पहुंचोगे, फिर 5 साल काम करोगे तो इधर पहुंचोगे, फिर 5 साल काम करोगे तो आगे पहुंचोगे। तो भुट्टो ने कहा इससे क्या होता है, हम कभी भी स्किलफुल और ज्यादा क्वालिफाइड लोगों को जॉब पे अट्रैक्ट ही नहीं कर पाते। सोचो जरा, जुएब साहब पढ़ के आए बाहर मुल्क से और वो जॉब हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि वो इस पोजीशन की जॉब डिजर्व करते हैं, वो चौथे लेवल की जॉब डिजर्व करते हैं, लेकिन उनको तो सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान में ऑफर दी जाएगी इस जॉब की, क्योंकि अभी वो सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान का एक्सपीरियंस नहीं रखते। तो इस तरीके से जुएब साहब कहेंगे दफा करो भाई, इसको सारे सिस्टम को साइड पे करो, मैं जा रहा हूं कोई प्राइवेट जॉब करने, मैं कहीं और मुल्क काम कर लूंगा। इस तरीके से तो कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे हम अच्छे लोगों को जॉब्स में सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान में। तो भुट्टो ने कहा कि सबसे पहले तो वी हैव टू रीऑर्गेनाइज द सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान इनटू स्मॉलर नंबर ऑफ लेवल्स एंड यूनिफाइड पे स्केल। यूनिफॉर्मिटी होगी पे स्केल्स में, और ये जो लेवल्स हैं इनको रीऑर्गेनाइज करो, कम करो लेवल्स। इसके अलावा भुट्टो ने कहा कि भाई अब एंट्री रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी होगी that people could join at any level depending on their skill set, depending on their qualification, not on their experience in the civil service of Pakistan. So they can join at any level, even at the more senior ones, without having to work their way up. भुट्टो ने कहा सर जोहेब, अगर आप बड़े स्किलफुल हैं, आप बाहर मुल्क से बड़ा पढ़े लिख के आए हैं, तो आप डायरेक्ट इस लेवल पे या इससे भी सीनियर लेवल पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो भुट्टो ने कहा दिस विल इनेबल सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान टू रिक्रूट हायर क्वालिटी स्टाफ। लेकिन यहां पर भी भुट्टो के ऊपर क्रिटिसिज्म उठा। वो कह रहे हैं कि भुट्टो जस्ट अपने वो सद अदा साइन छा वाले सिंधी सपोर्टर्स को डायरेक्ट बड़ी बड़ी पोजीशन देना चाहता है, जबकि उनके पास कोई तजुर्बा कोई स्किल नहीं है। तो पहले तो एक लिमिटेशन थी कि भाई इन एक्सपीरियंस बंदे को बड़ी जॉब मिल ही नहीं सकती। अब क्योंकि भुट्टो ये लेवल्स को ही खत्म कर रहा है, तो डायरेक्ट कह रहे हैं कि अपने सिंधी सपोर्टर्स को बड़ी बड़ी पोजीशन पे बिठाने के लिए भुट्टो ने ये नया सिस्टम डिजाइन कर दिया। एंड दिस वाज इनफैक्ट ट्रू एज वेल कि भुट्टो ने बहुत सारे अपने पॉलिटिकल पार्टी सपोर्टर्स को, जिनके पास जॉब्स के कोई तजुर्बे भी नहीं थे, उनको डायरेक्टली बड़ी पोजीशन से बिठा दिया। दिस वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो। आई होप दीज आर क्लियर टू यू। आई होप प्रीवियस रिफॉर्म सारे समझ आ गए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और भुट्टो के इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स को कवर करेंगे, विच विल बी द लास्ट रिफॉर्म्स ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो's टाइम। ठीक है जी। हमें पता है कि भुट्टो इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना चाहता था और साथ साथ इन्फ्लेशन के रेट को भी कम करना चाहता था, विच वॉज एट अ वेरी हाई रेट ऑफ अनएक्सेप्टेबली हाई रेट ऑफ 25%। भाई 25% का इन्फ्लेशन रेट चल रहा था भुट्टो के टाइम पे। भाई भुट्टो के टाइम पे इन्फ्लेशन रेट जो 25% था, 25%।